तो अच्छा ही नहीं तू। अच्छा, जब 77 में मोरारजी वाली गवर्नमेंट आई तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने कहा कि हम वो तमाम काम करेंगे जो कांग्रेस ने नहीं किए। अच्छा, कांग्रेस ने ओबीसी कमीशन बनाया लेकिन उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया, तो इन्होंने कहा हम उस रिपोर्ट को लागू करेंगे। तो किसी ने कहा है वो 53-54 में कमीशन बना था और उसने कहा ये पिछड़े हुए हैं। अब कई पिछड़े हुए और बढ़ गए, तो थोड़े नए पता लगाओ रे कौन कौन पिछड़े हुए। तो 79 में एक और कमीशन बनाया गया ओबीसी के लिए, बीपी मंडल कमीशन। कौन सा कमीशन? तो दूसरा ओबीसी आयोग बनाया गया, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। बिहार के सीएम थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, तो बीपी मंडल को दूसरे ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लिखो लास्ट पेज पे, लिखो दूसरे ओबीसी आयोग के अध्यक्ष। दूसरे ओबीसी आयोग का अध्यक्ष कौन था? बीपी मंडल दूसरे ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब उन्होंने एक रिपोर्ट दी लंबी चौड़ी, तो पहले अभी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? काका कालेरकर। दूसरे वाले के कौन है? अपने बीपी मंडल। एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट लेके वो लागू होती नहीं होती, इतने में गवर्नमेंट गिर गई। मोरारजी देसाई वाली गवर्नमेंट 2.5 साल काम कर पाई और 2.5 साल बाद में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिर जाती। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट गिरी, चौधरी चरण सिंह को पीएम बनाया गया। इंदिरा गांधी ने उनको समर्थन दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया, तो वो भी प्रधानमंत्री हट गए। तो अब नए चुनाव हुए, नए चुनाव इंदिरा वापस जीत गई। बीच में 2.5 साल के लिए इंदिरा हटती है, वापस कौन आ जाती है? इंदिरा गांधी आ जाती है। इंदिरा गांधी लोगों को विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाती है कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं और मैं तुम्हारी गरीबी दूर करूंगी। तो लोगों ने कहा कि हाँ मैडम, हमें गरीबी दूर करवानी है, आप आओ हमारी गरीबी क्या करो दूर। तो 1980 में वापस इंदिरा गवर्नमेंट आ गई। 84 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है ना। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया। इंदिरा गांधी असैसिनेशन के बाद वापस चुनाव हुए। वो 84 वाले चुनाव के अंदर राजीव गांधी प्रचंड बहुमत के साथ आए। भारत में आज दिन तक किसी प्रधानमंत्री को सबसे अधिक सीटें मिली है वो राजीव गांधी है, 414। 530 सीटें तो सारी पे आप है, उसमें से 414 तो राजीव गांधी ले गए। इतनी सारी सीटें जीत के आए थे राजीव उन चुनावों के अंदर, और भयंकर बहुमत वाली सरकार आई। राजीव के साथ में चीजें भी थी, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो राजीव गांधी के साथ में सहानुभूति थी। इंदिरा वाला पूरा सिंपैथी लेके गए थे। राजीव मिस्टर क्लीन की छवि के साथ थे। राजीव जब राजनीति के अंदर आए थे तो उससे पहले वो पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, तो उनपे किसी भी प्रकार का दाग, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था। राजीव एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ाया करते थे, दिल्ली से जयपुर पायलट हुआ करते थे, फ्लाइट उड़ाया करते, सैटरडे संडे ऑफ हुआ करता था। अपनी पत्नी सोनिया और अपने 2 बच्चों राहुल प्रियंका के साथ में इंडिया गेट पे जाकर आइसक्रीम खा के शाम को घर वापस आ जाएगा। उनकी जिंदगी बहुत सिंपल सुकून भरी सी जिंदगी थी, इससे ज्यादा उनका लेना देना नहीं था। उनके छोटे भाई पॉलिटिक्स किया करते थे, संजय गांधी, जो 1980 में एक प्लेन क्रैश के अंदर शहीद हो गए थे, मर गए थे उसके अंदर। और उससे आपके 1984 के अंदर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। तो अब राजीव बने, और राजीव बने तो राजीव वो मिस्टर क्लीन वाली छवि थी, और थे भी थोड़े पढ़े लिखे अच्छे थे, तो कंप्यूटर लेके आए थे भारत में उस समय, थोड़ी इस प्रकार की बातें भी तो लोगों में बड़ा यूं था मिस्टर क्लीन। राजीव को क्या बोलते थे? लेकिन 84 में वो पीएम बनते, 88 तक आते आते वो मामला हिलने लगता है, और एक वित्त मंत्री हुआ करते वीपी सिंह। वित्त मंत्री कौन थे? और वीपी सिंह ने कहने शुरू किए कि सरकार में घोटाले हो रहे हैं, यहां घोटाला है, यहां घोटाला है, यहां घोटाला है। तो लगा यार वीपी सिंह खराब करेगा, तो वीपी सिंह को वित्त मंत्री से हटा के बना दिया रक्षा मंत्री। ये तो पोर्टफोलियो चेंज किया जाए, इसको फाइनेंस नहीं दिया जाए, इसको क्या दे दिया जाए? डिफेंस। और जैसे वो बंदा डिफेंस के अंदर गया, उस बंदे ने एक वो घोटाला खोल दिया जिसे कांग्रेस आज दिन तक पीछा नहीं छुड़ा पा रही है, बोफोर्स। कौन सा घोटाला खोला? बोफोर्स। तब तोपे मंगवाई थी हमने इटली से, बोफोर्स। कहां से मंगवाई थी? लफड़ा ये था कि तोपे इटली से आई थी। इटली राजीव का ससुराल था। क्वात्रोची एक दलाल था उसके बीच में, और कहा गया कि दलाल को खूब सारे पैसे दिए गए, इनकी रेट जितनी नहीं थी उससे ज्यादा रेट आई गई। तो जो राजीव 1984 में मिस्टर क्लीन थे, 1988 में अब नारे लग रहे थे, गली गली में शोर है प्रधानमंत्री। तो इस बार जब राहुल ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, तब मोदी जी का एक सभा में डायलॉग था कि पापा के नारे मेरे पर ना लगाए जाए। ये नारा तुम्हारे पापा के खिलाफ दिया गया था, ये नारा मेरे खिलाफ है, ना दिया जाना चाहिए। अब 89 में वापस चुनाव हो रहे हैं। 89 के अंदर 1984 में जब कांग्रेस 414 सीटें जीत के आई थी, वो चुनाव बीजेपी का पहला चुनाव है। बीजेपी ने पहला चुनाव 1984 में लड़ा था। उससे पहले बीजेपी ने कोई भी चुनाव, बीजेपी बनी 1980 में थी, उससे पहले बीजेपी नाम की कोई पार्टी नहीं थी। उससे पहले पार्टी हुआ करती भारतीय जनसंघ। कौन सी पार्टी थी? अब बीजेपी बनी, 84 में बीजेपी चुनाव लड़ती है। बीजेपी की सीट थी केवल 2। कितनी सीटें थी? दो सीटें, एक कर्नाटक एक गुजरात।
2 सीटें जीत गए थे, सारे धुरंधर आ रहे थे सारे के साथ। अब पूरा देश ही हार गया। 414 सीटें जब अकेले राजीव ले जाएंगे तो सब हारेंगे और क्या करेंगे उसके अंदर। अब 89 के अंदर चुनाव होने, कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, इसलिए छोटी छोटी पार्टियां सारी एकजुट हुई कि अकेले तो कांग्रेस के खिलाफ पार नहीं पड़ेगी, इसलिए सारी पार्टियां एकजुट होती है। एक नया मोर्चा बनाया गया, जनता मोर्चा। क्या बनाया गया? अब जनता मोर्चे का प्रधानमंत्री किसको घोषित किया जाए? राजीव को डायरेक्ट टक्कर कौन दे सकता है? तो कहा राजीव के सरकार के घोटाले खोलने वाला बंदा कौन? वीपी सिंह। इसलिए जनता मोर्चा ने कहा कि वीपी सिंह हमारा क्या है? प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। पर वीपी सिंह के साथ एक लफड़ा दूसरा, वीपी सिंह राजा थे, तो वीपी सिंह शेरवानी पहन के यूं वैसे रहा करते थे। तो वापस एक नारा दिया गया कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। राजा नहीं फकीर है, देश की। और वाकई देश ने अपनी तकदीर समझी और जनता मोर्चा जीत गई। इसलिए 1989 में राजीव गवर्नमेंट बाहर निकलती है और नई सरकार किसकी आती है? जनता मोर्चा। और जनता मोर्चा सरकार का प्रधानमंत्री कौन? वीपी सिंह। भारत की दूसरी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, वो वीपी सिंह वाली गवर्नमेंट थी। वीपी सिंह वाली वो जो गवर्नमेंट आई उसमें बीजेपी 89 सीट जीत के आई। वो बीजेपी जो 5 साल पहले कितनी सीटों पे थी? 2, इस बार कितनी जीत के आई? 89। 5 साल में इतनी ग्रोथ। और बीजेपी को लगा गया अरे 89 जीत गए, इन्होंने खुद ने नहीं सोचा था कि हम इतनी जीत जाएंगे, और इनको लगा 89 जीते हैं, यदि जीत जाए 150 तो पीएम अपना। वो दौर गठबंधन सरकारों का था जिसके बाद 150 सीट है, वो तो अपना पीएम बना लेगा। तो क्या किया जाए? अब 150 सीट, 89 तक तो आ गए, अब 150 तक जाने के लिए क्या किया जाए? तो इन्होंने कहा कि अब एक नई चीज की जाए, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, जो राम राज की बात करेगा वही देश पर राज करे। और लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष हुआ करते, और आडवाणी ने कहा कि यात्रा की जाएगी सोमनाथ से अयोध्या। कहां से कहां तक? सोमनाथ से अयोध्या। और इधर से आडवाणी आपके सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा शुरू कर देते हैं। जैसे ही सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा शुरू की, 2 घटनाएं एक साथ देश में हो रही थी। आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे हैं सोमनाथ से अयोध्या, टेलीविजन पर आ रहा है रामायण। टेलीविजन पर क्या आ रहा था? ये दूरदर्शन का वो दौर था जब दुकानों के आगे लिखा जाता था 1 से 2 बजे तक दुकानें बंद रहेगी, क्योंकि इस समय रामायण का संचालन होता है। ये वो दौर था जब गांव में टीवी एक था या मोहल्ले में टीवी एक था, और सारे लोग उस टीवी के आगे रामायण देखने के लिए जब बैठते तो चप्पलें बाहर उतारते और हाथ जोड़ के बैठा करते थे। ये वो दौर था जब टीवी के आगे अगरबत्तियां जलाई जाती, क्योंकि उसके अंदर रामायण चल रही है। ये वो दौर था जब जो राम बने अरुण गोविल, या लक्ष्मण बने कोई व्यक्ति, और सीता बने जो महिला थी, वो मार्केट में कहीं चले जाते तो लोग उनके चरण स्पर्श करने की होड़ मच जाया करती थी। ये वो दौर था जब सीता बनी महिला किसी दुकान में जब साड़ी खरीदने के लिए गई, और जब उसने कहा कि साड़ी के रेट कितने हुए, इनके कितने मूल्य हुए, मैं तुम्हें रुपए दूं, तब दुकानदार ने दंडवत होगा, मां सीते तुमसे रुपए लेकर मैं कहां जा पाऊंगा, ये पाप मेरे पे क्यों चढ़ाती हो। ये वो दौर था, तो लोगों में रामायण वाली लहरें चली रही थी। इधर से आडवाणी जी आए तो पूरे के पूरे हिंदू राम जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, पूरे के पूरे उधर चले गए। तो जनता मोर्चा गवर्नमेंट को डर लगा, और जनता मोर्चा गवर्नमेंट को लगा कि मुसलमान वोट देते हैं कांग्रेस को, SC ST वोट देती है कांग्रेस को, और बाकी हिंदू सारे बीजेपी की तरफ चले गए, तो अपने राजनीति में करेंगे क्या? तो वीपी सिंह के पास में बिहार से एक नेता थे, वो गए मिलने के लिए, शरद यादव। कौन नेता थे? और शरद यादव ने जाकर वीपी सिंह को कहा कि वीपी सिंह जी, ये जो अलमारी है इसमें एक फाइल पड़ी है, उस फाइल को निकाल के आप तो लागू कर दो, ये जनता जो उधर जा रही है इनमें से आधे तो रुक जाएंगे। और वीपी सिंह जी ने फाइल निकाली, फाइल निकाल के झाड़ी उसको, और झाड़ के उस फाइल को लागू कर दी। उस फाइल पर लिखा हुआ था बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट। कौन से आयोग की रिपोर्ट? बीपी मंडल आयोग। दूसरा ओबीसी कमीशन। तो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई। रिपोर्ट लागू करने का मतलब है ओबीसी आरक्षण, ओबीसी को। तो बीपी मंडल कमीशन बनाया किसने? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने। बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू की? वीपी सिंह सरकार ने। किसने लागू की? अब जैसे ही आरक्षण लागू दिया गया ओबीसी को, वे ओबीसी जिनको आरक्षण मिल गया था, पहले सारे के सारे हिंदू भाग रहे थे मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे, जिन ओबीसी को आरक्षण मिला वो रुक गए, उनका पहले नौकरी लेंगे बाद में मंदिर बनाएंगे। इसलिए बीजेपी के पास अब केवल वो लोग ही बचे जिनके पास आरक्षण नहीं था। इसलिए बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि बीजेपी ब्राह्मण बणियों तथा ठाकुरों की पार्टी है, किनको वोट केवल और केवल ये देते हैं, इसके अलावा इनको कोई भी वोट। इसलिए जब यूपी में बसपा की सरकार आई तो बाकायदा नारे लगाए गए
कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जुत्ते चार। ये तीन बीजेपी को वोट देने वाले, इनको जुत्ते मारे जाए, बाकी सब तो अपनी तरफ है, कोई चिंता ही नहीं है अपने आप के अंदर। तो बसपा की गवर्नमेंट में शुरू में नारे हुआ करते, बाद में बसपा को लगा कि बिना इनके पार नहीं पड़ेगी, इसलिए 2008 में जब मायावती दोबारा चुनाव लड़ती है साथ में, तब मायावती नारा चेंज करती है और वो वापस कहती है कि तिलक तराजू और तलवार, इनकी करो जय जयकार। ब्राह्मण नहीं गणेश है, ऐसे कई हाथी नहीं गणेश है, इस प्रकार के कई अलग अलग प्रकार के नारे बाद में और दिए गए थे। 2014 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तो बीजेपी ने जानबूझ के अपनी हर सभा में इस बात को दोहराया, मोदी जी ने खुद ने बार बार इस बात को दोहराया कि वो ओबीसी है, क्योंकि 2014 तक ये मानते थे कि ओबीसी बीजेपी को वोट ही नहीं देती है। तो मोदी जी ने बार बार कहा कि मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। इसका कहने मतलब तो ओबीसी वालों अब तो दो रहे, कई साल हो गए, अब तो आपको कम से कम वोट देने चाहिए। फिर प्रियंका गांधी एक सेल्फ गोल कर गई। ये जब वो नारे लग रहे थे इस प्रकार के, राजीव गांधी के खिलाफ बोला जा रहा था मोदी जी के द्वारा, तो प्रियंका गांधी एक रैली के अंदर बोलती है कि मोदी जी नीच राजनीति करते हैं। कैसी राजनीति करते हैं? नीच मतलब लो लेवल की पॉलिटिक्स, संकीर्ण मानसिकता वाली पॉलिटिक्स। और भाई इस मामलों में तैयार बैठा था। इधर प्रियंका गांधी ने बोला कि मोदी जी नीच राजनीति करते हैं, अगले दिन भाई ने अपनी एक रैली में इस डायलॉग को दोहराया और नीच और राजनीति के बीच में कोमा लगा दिया। वो तो एक वर्ड है, नीच राजनीति मतलब निम्न स्तर की राजनीति। दूसरे दिन मोदी जी ने एक रैली के अंदर कहा कि हाँ प्रियंका जी, मैं नीच हूं और राजनीति करता हूं। आप ये नहीं चाहते, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि कोई नीच राजनीति कर ले, लेकिन अब गांधी परिवार की नहीं चलेगी मित्रों। अब देश में नीच भी राजनीति, पूरा माहौल चेंज था कि मुझे नीच, जबकि प्रियंका गांधी ने इनको नीच नहीं कहा था। प्रियंका गांधी ने कहा था राजनीति कैसी करते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे नीच का है, और कहा कि नीच आजकल क्या करने लग गया है, तो अब तो मित्रों करेगा, नीच राजनीति करेगा। तो पूरी तरीके से माहौल चेंज कर दिया था उन चुनावों का। तो प्रियंका गांधी का सेल्फ गोल था कि यार प्रियंका गांधी ऐसे कैसे मार गई थी वहां पे, और ये कैसे डायलॉग बोल गई, मोदी जी किस प्रकार अपने पक्ष में भुना ले गए उस 2014 वाले। तो 2014 के बाद में सिनेरियो चेंज हुआ अपना, वरना 1990 के बाद में भारत की पॉलिटिक्स के बारे में एक बात की जाती है कि भारत की पॉलिटिक्स दो भागों में बंटी हुई थी, मंडल वर्सेज कमंडल। मंडल वर्सेज, आडवाणी जी जब रथ यात्रा निकाल रहे थे तो रथ यात्रा में उनके साथ में साधु रहते थे, मंदिर वाले साधु टाइप के लोग हैं, और साधुओं के पास में वो जो एक कलश होता है उसको बोलते हैं कमंडल। क्या बोलते हैं? तो आडवाणी जी वाली रथ यात्रा में साधु थे, और साधुओं के हाथ में क्या था कि आडवाणी जी के कमंडल के खिलाफ जनता मोर्चा की सरकार ने मंडल उतार दिया था। क्या उतार दिया था? मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी गई, इसलिए कमंडल बिखर गया। इसलिए मुझे याद आता 92 में जब यूपी में इलेक्शन होते हैं, काशीराम और मुलायम सिंह जी दोनों समझौता करते हैं, समझौता करके चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी को बुरी तरीके से हराते हैं, सपा और बसपा मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। उन चुनावों का फिर नारा था, हम जब मंडल को लाएंगे सब फूट कमंडल जाएंगे, कि जब हम मंडल लाएंगे तब तुम्हारे सारे कमंडल तोड़ दे। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कि जब मुलायम और काशीराम दोनों मिले तो जय श्री राम को इन्होंने क्या कर दिया, हवा के अंदर उड़ा दिया। तो भारतीय पॉलिटिक्स किन भागों में बंट गई थी? मंडल और, अब मंडल मतलब जनता मोर्चा, ओबीसी के लोग जो जनता मोर्चा के साथ में, कमंडल मतलब जो तथाकथित उच्च वर्ग के जो लोग माने जाते हैं, जनरल क्लास जो मानी जाती है, वो किसकी तरफ चलेगी? बीजेपी। तो कांग्रेस को लगा अब हमारी साइड में कौन है, जब हिंदू तो साफ साफ दो धड़ों में बट गए, या तो जनता मोर्चा की तरफ या किसकी तरफ है? बीजेपी की। तो कांग्रेस एक नया मोर्चा खोलती है। देश की आर्थिक हालत बेहद खराब थी, वीपी सिंह की गवर्नमेंट गिरती है, वीपी सिंह गवर्नमेंट के बाद में 4 महीने के लिए गवर्नमेंट बनती है चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट 4 महीने बाद गिर जाती है, दोबारा चुनाव होते हैं, उन चुनावों के अंदर वापस लग रहा था कांग्रेस हारेगी। 91 में उन चुनावों के दौरान तमिलनाडु की एक चुनावी सभा के अंदर राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। लिट्टे की एक महिला ने राजीव गांधी को बम विस्फोट के अंदर उड़ा दिया, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में पुनः सहानुभूति आई, कांग्रेस की वापस गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस में वापस एक पीएम बने पीवी नरसिम्हा राव। कौन बने? और नरसिम्हा राव जब पीएम बने तो उनके समझ में आया कि देश के पास में 15 दिन के दाने हैं, 15 दिन बाद देश सड़क पर आ जाएगा, 15 दिन के बाद अपने पास तेल खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो रुपए कहां से लेंगे? तो नरसिम्हा राव ने जाके अमेरिका के, नरसिम्हा राव ने जाके IMF, नरसिम्हा राव ने जाके WB, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अमेरिका, इनके आगे जाके हाथ जोड़े कि रुपए दो, मर जाएंगे वरना 15 दिन बाद में, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने, इन्होंने कहा रुपए मिलेंगे, जितने कहोगे उतने मिलेंगे, लेकिन हमारा सामान बेचो। तुम्हारा मार्केट हमारा सामान नहीं बेचता है। क्या रे, पेप्सी कोका कोला नहीं बेचेंगे? अपने नहीं बिकती थी,
बाहर का सामान नहीं बिकता था अपने देश में। अपने देश में अजीब तरह का समाजवाद था, इसलिए 1992 से पहले सीमेंट का कट्टा लेने के लिए पहले आवेदन करना पड़ता था कि हमें सीमेंट चाहिए। यदि किसी को टेलीफोन लगवाना है घर में तो 12 महीने पहले कहना पड़ता था टेलीफोन चाहिए। स्कूटर खरीदने के लिए मंत्री एमएलए से लिखवाना पड़ता था कि स्कूटर चाहिए। स्कूटर नहीं मिलता था भारत में हर किसी को। गैस का सिलेंडर लेने के लिए एमएलए से सिफारिश करवानी पड़ती थी। 2 साल पहले आवेदन करना पड़ता, तब आपको गैस का सिलेंडर मिला करता था। तो 92 में अमेरिका के दबाव में हमने हमारा मार्केट खोल दिया, इसलिए उसको हम बोलते हैं एलपीजी। क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइज, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। हम उदार हैं, हम दुनिया के सब चीजों को बेचेंगे, हम प्राइवेट फील्ड को सामान बेचने की अनुमति प्रदान करते हैं। इसलिए 1990 के बाद की भारतीय पॉलिटिक्स 3M में बंट गई। किसमें बंट गई? इस 3M में कांग्रेस कह रही थी कि मार्केट, बीजेपी कह रही थी मंदिर, और जनता मोर्चा कह रहा था मंडल, है ना। जनता मोर्चा ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहा है, जो पॉलिटिक्स कैसी है? मंडल। फिर जनता मोर्चा बिखरता है, और भारत में आज जितनी छोटी छोटी पार्टियां, ये सब जनता मोर्चा के बच्चे हैं। सपा, ये ममता बनर्जी वाली पार्टी, चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी, ये जितनी छोटी छोटी पार्टियां, ये सब जनता मोर्चा के बिखरे हुए अंग थे। ममता बनर्जी हालांकि बाद में हुई थी, पर लेख दे के वैसे उस टाइप के लोग से हुआ करते थे। तो दो बातें याद रहना, कभी कोई इंटरव्यू में पूछेगा कि 1990 के बाद का भारतीय पॉलिटिक्स का राज 3M का शासन कहा जाता है, या भारतीय राजनीति का समय 3M की राजनीति का समय था। वो 3M क्या क्या है? या 1990 के बाद भारतीय राजनीति मंडल और कमंडल में फंसकर रह गई थी? मंडल और कमंडल क्या है बता दोगे? लास्ट पेज पे लिखो, और ध्यान रखा करो इन बातों का। देश में और टाइम मिले तो 2 किताबें पढ़ना, मैंने कभी पहले बताई होगी आपको। रामचंद्र गुहा की 2 किताबें, एक राइटर है रामचंद्र गुहा, उनकी 2 किताबें हैं, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू। हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में, दोनों मिल जाएगी। इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू। गांधी के बाद भारत, नेहरू के बाद भारत। रामचंद्र गुहा खुद वैसे कम्युनिस्ट वो हुए हैं, पर फिर भी किताबें अच्छी है, मेरे दोनों पढ़ी हुई है, अच्छी किताबें हैं। देश में 47 के बाद क्या क्या हुआ है पता? तो 48 में नेहरू जी की डेथ, सॉरी गांधी जी की डेथ हो गई थी, तो 48 से 64 एक किताब है, उसका नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। फिर 64 के बाद नेहरू जी के बाद क्या क्या हुआ वो है, वो लगभग आपके ये 92, 93, 97, 98 तक लाके छोड़ती है, 2000 तक की किताब है। तो वो किताब कौन सी जाएगी आपके? इंडिया आफ्टर। तो मुझे तो ये कभी समझ में नहीं आता, लोग कहते कश्मीर फाइल्स ने हमें सच दिखाए, देश को नहीं पता था। तुम पढ़े नहीं, बाकी जो पढ़े थे उनको तो पता ही था। तो मैं तो कश्मीर फाइल्स देख के तो मुझे लगा रहा कुछ ही नहीं दिखाया रे तुमने, तो इसकी भी तारीफ करवा गए तुम, कुछ भी नहीं दिखाया है तुमने कश्मीर फाइल्स के अंदर। वरना कश्मीर में क्या हुआ है तो भयंकर भयंकर ही चीजें थी। 5 लाख लोगों को जब किसी राज्य से बाहर निकाला जाए तो कितना बुरा बर्ताव हुआ होगा। तो कश्मीर फाइल्स तो कुछ भी नहीं दिखाती है, पर लोग कहते हैं कि साहब हमें तो ये भी नहीं पता था, इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ। क्यों नहीं पता था? क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। इसलिए प्लीज पढ़ा कीजिए। आसपास में घटी हुई घटनाओं का पता नहीं होता तो मनुष्य पशुवत है। फिर अपने मेरे पशुओं में यही तो अंतर है कि अपने आसपास की जानकारियों से अनभिज्ञ नहीं रहते यार। पशु बेचारा इन चीजों का ध्यान नहीं रख पाता। इसलिए प्लीज ध्यान रखा कीजिए, किताबें पढ़ा कीजिए। इसलिए किसी का बहुत अच्छा कोट है कि किताबें नई खरीदो, कोट पुराना पहनो। किताबें नहीं खरीदो, कोट। वैसे कोटेशन तो ये है कि यदि आपको दुनिया को जानना है तो आप घूमिए, क्योंकि आप घूम नहीं पाते, इसलिए आप पढ़िए। इसलिए आप, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने जिंदगी में क्या क्या पढ़ा है, मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम जिंदगी में कहां कहां घूमे हो। इसलिए ये भी हैबिट डालिए। अब आपको कोई सर पैसे नहीं है, पैसे दो, घूम के तो मजा आएंगे, है ना। किताब तो पढ़ लो, किताबें तो पढ़ ही सकते हो। और ये किताबें जो मैंने बताई इतनी सस्ती आती है जिसकी हद नहीं। पिज्जा महंगा है, किताब सस्ती है ना। वो तो खा ही लेते हो। हाँ बस, तो 2 पिज्जे यदि